वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो 2023-24 के टारगेट को हमने उसको एक्सीड कर दिया है। एंड अगर मैं नंबर्स के अंदर जाऊं ना तो आप नोटिस करोगे कि 17.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे तो हम ज्यादा आए ही आए। बाद में आप जानते होंगे ना, एस्टिमेट्स रिवाइज भी किए जाते हैं। इवन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली आप नोटिस करो, जब ना डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, आपके जो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये टैक्सेशन बढ़ना देश के लिए अच्छी बात होती है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। यानी कि जो अमीर लोग होंगे उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा एंड वो पैसा हम यूटिलाइज कर पाएंगे देश में से गरीबी और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स के लिए। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स बढ़ना एक काफी अच्छी चीज दिखाता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप जानते भी होंगे कि जो पर्सन बर्डन बियर करता है उसी की ही जिम्मेदारी होती है उस टैक्स को पे करने की। चाहे आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपके बहुत और अलग अलग तरह के जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 22 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप कैसे जुड़े हैं वैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ? सर ओनली आईएएस का यूट्यूब पे काफी देखा है, वीडियोस मॉक इंटरव्यूज भी देखे थे, काफी अच्छे लगे थे। प्रीलिम्स के कंपाइलेशन एक तो काफी स्टैटिस्टिक्स डेटा फैक्ट्स वाली एक बुकलेट वो काफी ज्यादा यूज की थी। ओके 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 एंड करंट अफेयर्स भी यस सर सेलेक्टिवली गो थ्रू तो किया है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू नव चेतना। ये है एक एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना बच्चों की, तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ जितनी जल्दी हो जाए, मतलब स्टार्टिंग के ईयर्स स्पेशली पहले जो 3 साल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से करवानी है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वो भी इस चीज को रियलाइज करती है। एंड जिस वजह से उनके द्वारा एक एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम यहाँ पे डिजाइन किया गया था, मतलब बताया गया था उसके अंदर, अब नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सिमुलेशन 2024 के द्वारा एक एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम रखा गया है नव चेतना। अब आप पूछेंगे सर इसके अंदर ऐसा क्या होगा? देखो, यहाँ पर ना हुआ क्या है कि अलग अलग टाइम के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जो बच्चे 0 से 1 साल के बीच में हैं, अब यहाँ पर ना इनके कुछ बेसिक स्किल्स स्टार्ट किए जाएंगे और ताकि वो ज्यादा डेवलप हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका हैंडकरचीफ होता है, हैंकी होता है, उसकी नॉट्स को रिमूव करना, एक जार के अंदर बुक्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को डालना, उसको बाहर निकालना, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना, उन तक पहुंचना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। यहाँ पर कप्स बॉटल वगैरह का यूज किया जाएगा। फिर 1 से 3 साल के जो बच्चे होंगे, वहां पर अपने आप को खुद को खाना खिलाना, किचन के अंदर एंगेज करना, बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें स्क्रिबल करना, अर्ली क्रिएटिविटी हो गया, ये सारी चीजें, मिरर के अंदर अपने आप को देखना। फिर जब 2 से 3 साल वाली उम्र होगी, यहाँ पर साइकिल कैसे राइड करते हैं, अपना नाम बोलना अच्छे से, कलर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना। इससे क्या होगा ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें डेवलप होती रहेंगी। और यहाँ पर पेरेंट्स का तो रोल है ही है, पर पेरेंट्स के अलावा अगर आप नोटिस करोगे, आंगनवाड़ी स्टाफ, आशा वर्कर्स, इन सब का भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है ताकि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। तो इस तरह से इन सभी को यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। जैसे टॉकिंग, ताकि बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं, उनके साथ खेलना, बच्चों को कैसे हम प्ले बेस्ड लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है, म्यूजिक साउंड हो गया, सेंसरी सिमुलेशन हो गया, ये सारे अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे ट्रेनिंग आंगनबाड़ी स्टाफ को इसके रिगार्डिंग दी जाएगी, लगभग 14 लाख लोगों को। साथ में अगर आप नोटिस करो, ताकि बच्चों के अंदर ये सारी चीजें हो पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक कमेटी बनाई गई थी जहां पर आप नोटिस करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, जिनके द्वारा दरअसल में ये नव चेतना द एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को डेवलप किया गया। एंड यही बताया गया कि कैसे केयर गिवर्स और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम चिल्ड्रन के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो दिस इज नोन एज नव चेतना। दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट टाइम वोट बाय शोम्पेन ट्राइब्स। देखो, शोम्पेन ट्राइब्स के बारे में आप जानते होंगे, जब हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, पहली बार ऐसा हुआ है कि शोम्पेन ट्राइब के मेंबर्स को
इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अब आप पूछेंगे सर इतना टाइम क्यों लग गया? देखो, जब हम बात करते हैं ना शोम्पेन ट्राइब्स की, ये अपने आप में बहुत ही शाई ट्राइब कह सकते हो, थोड़ा सा आइसोलेटेड कह सकते हो कि बाकियों से बहुत आइसोलेटेड रहती है। तो ऐसे केस में इलेक्शंस वहां पर कंडक्ट करवाना, उनको राइट्स दे पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि बाकी लोगों के साथ उतना ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट? तो पहली बार ये मिला है, तो अपने आप में न्यूज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, ग्रेट निकोबार आइलैंड के इंटीरियर्स के अंदर आपको इंडिजिनस पीपल देखने को मिल जाएंगे। ये एक पीवीटीजी की तरह कैटेगराइज्ड है। मैं अभी आपको बताऊंगा पीवीटीजी के बारे में, हालांकि पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर ये सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स देखने को मिलते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो लगभग इनकी जो पॉपुलेशन थी ना, वो 2011 सेंसस के हिसाब से 229 यहाँ पे बताई गई है। इनकी खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में भी बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं, और इन डायलैक्ट्स के अंदर इतनी वेरिएशन है, अगर हम बात करें कि एक डायलैक्ट के लोग दूसरे डायलैक्ट की जो बातचीत होती है उसको समझ ही नहीं पाते। बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर भी हमें कुछ तरह की पैट्रियार्की देखने को मिलती है कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वही मेजरली एक्टिविटीज को, बाकी और वुमेन को, किड्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो जनरली जो शादी होती है वो एक ही पर्सन से शादी होती है, पर कुछ कुछ जगह के ऊपर ऐसा भी देखा गया है कि पॉलीगैमी, मतलब एक पर्सन मल्टीपल लोगों से शादी कर रहा है, तो पॉलीगैमी भी इसके अंदर अलाउड है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर दो नेशनल पार्क्स, जिनका नाम है आपका कैम्बल बे नेशनल पार्क, गलेथिया नेशनल पार्क, एंड एट द सेम टाइम आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात जो मैं कर रहा था पीवीटीजीस की, कि शोम्पेन ट्राइब एक पीवीटीजीस है। दरअसल में क्या हुआ था, 1973 के अंदर देभार कमीशन बना था। देभार कमीशन के द्वारा बताया गया कि हमारे पास एक सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए, जिसका नाम रखा गया पीटीजीस। पीटीजी क्या थे? आपके प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अपने आप में ना ये बाकी ट्राइबल ग्रुप से भी बहुत कम डेवलप्ड थे, बहुत पीछे थे। तो यहाँ पर ना कुछ क्राइटेरियाज देखेंगे, जैसे आपका डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होना, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड साथ साथ इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये चार कैटेगरीज के हिसाब से या चार क्राइटेरिया के हिसाब से इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। बाद में 2006 में सरकार ने इनका नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बदल के पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे कर दिया गया। आज के समय अगर हम बात करें तो 75 पीवीटीजीज आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक आपकी शोम्पेन ट्राइब भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। देखो, पहली बात तो आप ये समझो, ब्रह्मोस शब्द आया कहाँ से। देखो, आप जानते हो भारत की एक बहुत फेमस नदी है ब्रह्मपुत्रा। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपके रशिया की, तो रशिया में मॉस्कवा रिवर के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो दरअसल में ना, ये जो आपकी मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मोस की बात कर रहा हूँ, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये इंडिया और रशिया दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया की तरफ से डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसी तरह से आप रशिया की यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनिकिया, ठीक है। तो ये इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर यहाँ पे इन दोनों के बीच के ज्वाइंट वेंचर था ब्रह्मोस। अब ये जो ब्रह्मोस है, ये क्या है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मैंने आपको बताया है, क्रूज मिसाइल भी आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही समझाया था। यानी कि पहली बात तो आप समझो, इसकी जो स्पीड है ना, इट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आपको मार्क का भी परसों बताया था सैटरडे को। जब मार्क की बात होती है, इट मीन्स की स्पीड ऑफ साउंड के इक्वलेंट। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, यहाँ पे 3 मैक्स है, यानी कि लगभग 3 गुना साउंड ऑफ स्पीड के हिसाब से। एंड क्रूज मिसाइल है, तो कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, इसको ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? एज कम्पेयर टू जो बलिस्टिक मिसाइल होती है, बलिस्टिक मिसाइल आप जानते हो कि एक बार आपने लॉन्च कर दी तो इस तरह ग्रेविटी के अंतर्गत आती है, पर नॉट इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को आप कहीं ना कहीं मैन्यूवर कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना इस मिसाइल को, तो यहाँ पे आप इसको लैंड से, सी से, सब सी एंड एयर से भी लॉन्च कर सकते हो अगेंस्ट एनी सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट। एंड काफी लंबे इंडियन आर्म फोर्सेस इसको यूज करते आ रहे हैं इस तरह की चीजों को। अब बात करें ना, देखो इंडिया दरअसल में MTCR का जो पार्ट बना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का, वो 2016 के बाद ही बना है, 2016 में बना है बेसिकली। तो जब ये था, जब इंडिया पार्ट नहीं था MTCR का, तो यहाँ पर इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक कैप किया गया था। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखो समझो इस बात को, MTCR ना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है। अब इसमें बोला ये गया है कि आपके जो मिसाइल्स हो गया, यूएवी सिस्टम्स हो गया, आप नॉन MTCR कंट्रीज को नहीं सप्लाई करोगे, या सप्लाई करोगे तो उनको कंट्रोल करोगे। तो यानी कि जो भी आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजीज होती हैं, वहां पर अगर 500 किलो से ज्यादा पेलोड है फॉर मोर देन 300 किलोमीटर, ये आप नॉन MTCR कंट्रीज को नहीं सप्लाई कर सकते।
अब क्योंकि इंडिया 2016 तक MTCR का पार्ट नहीं था, इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से हम जो इसकी रेंज थी, हमारी जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर पर ही हमने रखी थी। पर क्योंकि अब 2016 के बाद इंडिया MTCR का पार्ट बन चुका है, तो इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसकी रेंज 450 किलोमीटर है एंड हम काम कर रहे हैं कि इसकी रेंज को 600 किलोमीटर और उसके बियॉन्ड भी ले जाएं। ब्रह्मोस की बात करें तो ये 2 स्टेज मिसाइल है, जहां पर पहला स्टेज आपका सॉलिड होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन, एंड सेकंड स्टेज होता है आपका लिक्विड रैमजेट। साथ ही साथ मिसाइल की क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से इस मिसाइल को डिटेक्ट करना एनिमी के द्वारा काफी मुश्किल हो जाता है। स्पीड में आपको बता ही चुका हूं, 3 मैक तक की हो सकती है एंड एल्टीट्यूड आपका 15 किलोमीटर तक होता है। साथ ही साथ ये 200 से लेकर 300 ग्राम का एक कन्वेंशनल वॉरहेड यहाँ पे कैरी करता है, राइट। MTCR के अंदर आज के समय आपको टोटल 35 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ताकि दुनिया भर में मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन को रोका जा पाए। इसको 1987 के अंदर G7 कंट्रीज द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्वीडन एंड स्लोवेनिया के बारे में। देखो, स्वीडन आपका आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला 38th कंट्री बन चुका है एंड स्लोवेनिया 39th कंट्री इसको ज्वाइन करने वाला कंट्री बन चुका है। ये है क्या पर सर, ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स। देखो, आर्टेमिस अकॉर्ड्स का जब भी नाम आएगा आपके ध्यान में आना चाहिए यूएसए। तो ये एक यूएसए के द्वारा लेड अलायंस है जो कि इस प्लेनेट के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के रिगार्डिंग कोलैबोरेशन की बात करती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आज के समय ना टोटल 39 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इसको लॉन्च 2020 में किया गया था, उस टाइम बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। फिर आप जानते होंगे 2023 के अंदर ना हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस से गए थे, यूएस दौरे पे गए थे। उस समय के ऊपर हमने भी आर्टेमिस अकॉर्ड को यहाँ पे साइन कर दिया, तो इंडिया भी इसका 27वां कंट्री बन गया था। तो आज के समय टोटल 39 कंट्रीज का मेंबर देखने को मिल जाती हैं। चाइना और रशिया ध्यान में रखिएगा, इस पार्ट का, इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो दरअसल में आर्टेमिस अकॉर्ड में पता क्या है, हम बात करते हैं कि भैया कुछ ना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर स्पेस एक्सप्लोरेशन को जो गाइड करें। जो भी इसको साइन करेंगे वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में ट्रांसपेरेंट हो, वो अपने जो भी उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर करना है बहुत ही पीसफुली एंड इन लाइन विद द इंटरनेशनल रूल्स, उसके हिसाब से इनको यहाँ पे अपने एक्सप्लोरेशन करने चाहिए। एंड जो भी वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो डेफिनेटली वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो जो भी आपके नोटिस करोगे, ऑर्बिट हो गया, सरफेस हो गया, मून हो गया, मार्स, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एंड कैसे हम कहीं ना कहीं साथ में मिलकर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। इवन आपके जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं जो आपको 5 देखने को मिलते हैं, उनके रिगार्डिंग भी उस चीज़ को ये कवर करता है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये हाँ है, ये आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग ही, पर ये नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके हिसाब से कंप्लाई करने की यहाँ पे बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी है, वो भी यही बात करती है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो आप स्पेस के अंदर नहीं प्लेस करोगे। साथ ही साथ आउटर स्पेस का बहुत ही पीसफुल यूज होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट है 1968 का, ये बात करता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको असिस्ट करना, उनको रेस्क्यू करना, अगर मान लो कोई सिचुएशन खराब होगी, एट द सेम टाइम मान लो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो सारी बातें इसके अंतर्गत करी गई हैं। साथ ही साथ 1972 का हमारे पास लाइबिलिटी कन्वेंशन है जो बात करता है कि मान लो किसी को डैमेज हो गया किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इंटरनेशनल लाइबिलिटी कैसे उसके ऊपर रखी जाएगी। एंड इसके अलावा 1975 का रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, ये बात करता है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कि क्या मीन्स एंड प्रोसीजर हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो इस तरह अगर आप नोटिस करोगे आर्टेमिस अकॉर्ड इस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। बाकी सारी चीजें पीसफुली होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली मेंटेन रहनी चाहिए। साथ में कंट्रीज मिलकर काम कर सकती है इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से, इमरजेंसी असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं आउटर स्पेस के अंदर। तो सारे आप नोटिस करोगे कि कैसे कैसे आपस में मिलकर हिस्टोरिक साइट्स को आपको प्रिजर्व करना है, ठीक है ना, रजिस्टर कैसे करना है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करें। तो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं हार्मफुल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड्स का फोकस रहता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर इंडिया भी पार्ट है, बिल्कुल है। एंड एट द सेम टाइम एक आर्टेमिस प्रोग्राम है नासा का। ये दरअसल में ना नासा का मिशन टू द मून है। इसका नाम रखा गया है अपोलोस ट्विन सिस्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर, जो आपका आर्टेमिस वर्ड है। आर्टेमिस की फुल फॉर्म है एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। देखो, आर्टेमिस के प्रोग्राम के अंतर्गत ना नासा के द्वारा अलग अलग चीजें करी जा रही है, जैसे आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। इनका फोकस इन दी एंड ये है
आर्टेमिस 3 के अंदर कि पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट एंड साथ साथ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ कलर ऑन द मून उनको यहाँ पे लैंड करवाना है। पर उसके अलग अलग 3 पार्ट्स हैं। आर्टेमिस 1 मिशन के अंदर क्या हो गया, अनमैन्ड ओरियन स्पेसक्राफ्ट हो गया। आर्टेमिस 2 के अंतर्गत क्या हो गया, फर्स्ट क्रूड मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम यहाँ पे 2025 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जहां 4 एस्ट्रोनॉट्स को ऑन बोर्ड रखा जाएगा फॉर द विल बी प्लेन्ड ऑन बोर्ड फॉर द 10-day मिशन। तो इस तरह से आर्टेमिस आपका ना मून के रिगार्डिंग यहाँ पे मेजरली यहाँ पे बात करी जाती है नासा के द्वारा, ताकि किस तरह से मून के ऊपर परमानेंट स्टेशन को हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फिर उसको यूज किया जा सकता है। ये है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। नेक्स्ट बढ़े अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। देखो कुछ यहाँ पे हमारी कुछ टीम्स थी, जैसे केपी राव सर की टीम हो गया, ठीक है ना, प्रवीण राजू सर की टीम हो गया, इनके द्वारा यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेशन किया गया। कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर अगर मैं बात करूं, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ विलेजेस हैं, बंडाला विलेजेस के पास एट ओरुगुटू, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है इनके द्वारा। थोड़ा सा जानते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर जगह की खासियत है। देखो जब हम बात करते हैं ना, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, दैट इज डॉल्मेनाइट सिस्ट का, ठीक है। पर ये सर है क्या चीज, देखो इनको आप डॉल्मेनाइट सिस्ट बोल लो या सिर्फ सिस्ट भी कह सकते हो। ये आपके एंशियंट बरियल स्ट्रक्चर्स हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनको बरी किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। इंडिया में तो है ही हैं, पर ये यूरोप के अंदर भी ना आपको बहुत ज्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस तरह की बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे स्लैब्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो उनको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कह लो या फिर एक रेक्टेंगुलर चैम्बर की फॉर्म के अंदर यहाँ पे इनको अरेंज किया जाता है। तो बहुत सारी प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज थी जो यहाँ पे इस तरह के इनको यूज करती थी। तो यहाँ पर अभी हमें जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई हैं, उनके अंदर भी इस तरह के डॉल्मेनाइट सिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। यूरोप के अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को क्या जाना जाता है, पैसेज चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया डॉल्मेनाइट सिस्ट हमें फाउंड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वेरिश या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और मैं बात करूँ जो 2 नई रॉक आर्ट साइट्स को भी और साथ में डिस्कवर किया गया है, वहां पर अगर आप नोटिस करोगे, एक साइट का नाम है आपका देवलारा बंदा मूला। यहाँ पर केवल जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की हैं, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देखने को मिलती। साथ ही साथ कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई वेपन या फिर डोमेस्टिक मतलब वेपन्स वगैरह नहीं शो किए गए। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पेंटिंग्स हो सकती है जो कि मेसोलिथिक एज की भी हो सकती है, 8000 से 3000 बीसी के बीच की। तो यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइंस सोची जा रही हैं कि शायद इस टाइमलाइन का होगा, पर इतना यहाँ पे काफी सारे लोगों के बीच में कंसेंसस है कि आयरन एज का रफली पीरियड ये कवर करता है। और आयरन एज आप जानते होंगे, जब हम बात करते हैं पेनिनसुला इंडिया की, तो यहाँ पर 1000 बीसी से लेकर 100 एडी के बीच का टाइम रफली यहाँ पे माना जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अलग अलग तरह की अप्रोचेस यहाँ पे अडॉप्ट करी गई है। एंड साथ ही ना यहाँ पर इस तरह से आपको मेगालिथ्स भी देखने को मिले हैं। मेगालिथ्स की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि बड़े बड़े यहाँ पे इस तरह से पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कि लार्ज अनड्रेस्ड स्टोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, चाहे आपके ब्रोंज एज हो गया, नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया, उन पीरियड्स की रिगार्डिंग यहाँ पे इन चीज को डिस्प्ले करता है। बात अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर इंडिया की, तो आप जानते हो कि जो आयरन एज था उसके अंदर इस तरह की चीजों को काफी ज्यादा इरेक्ट किया गया था। ऑल्दो आप नोटिस करोगे पाए मेगालिथ्स पूरे इंडिया में ही जाते हैं, पर बहुत ज्यादा जो कंसंट्रेशन है इनकी वो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही एक चीज और आपको जाननी है, वो है विद रिगार्ड्स टू पॉटरी। पॉटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की पॉटरीज आपको देखने को मिली है। एक है पेंटेड ग्रेवियर पीजीडब्ल्यू एंड साथ साथ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी। ये 2 पॉटरीज के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आज का सेशन खत्म करूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, देखो केसरिया स्तूपा मैंने आपको साइड डिस्कस किया था, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, वहां उस दिन पटना लिखा गया था, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा दैट इज ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट होगा, इसको प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। साथ ही मैंने आपको जो सैटरडे होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेंगलोर बेस्ड जो डीआरडीओ लैब है उसके द्वारा ही इसको पे बनाया गया है। सेकंड हम बात करें केसरिया स्तूपा की, तो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, ये आपके बिहार के अंदर लोकेटेड है, तो सेकंड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। रियो ग्रांडे रिवर आपका अफ्रीका के अंदर नहीं, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। चौथे की बात करें, ये कह रहा है FAO स्पेशल एजेंसी नहीं है, नहीं, इट इज अ स्पेशल एजेंसी, तो फोर्थ भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा, एक प्लेस इन न्यूज है दिल्ली के नाम से,
ठीक है ना, जैसे दिल्ली की बात करते हैं पर ये दिल्ली है, ठीक है। तो ये आपको ये मुझे ये बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ ये लिंक्ड है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। ये जगह जरूर आप अपने मैप में लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। बात करें एमसीक्यू के होमवर्क की, तो पहला होमवर्क आपका ये रहेगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आप मुझे नीचे बताओगे। एंड सेकंड होमवर्क आपका चांगपा कम्युनिटी के रिगार्डिंग रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको जो परसों होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैकॉन्ग रिवर और ये सब इस तरह से आपको रिवर्स के बारे में मैंने पूछा था। तो यहाँ पर आप पूरे पिक्चर के अंदर अलग अलग रिवर्स को देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूँ आपकी थेम्स रिवर की, तो आप जानते हो इंग्लैंड के साथ इसका लिंक है, एंड ये जाती है कहाँ पे, नॉर्थ सी के अंदर। उसी तरह से जो मैंने आपको मैकॉन्ग रिवर पूछा था, तो आप गो थ्रू कर सकते हो मैकॉन्ग रिवर का पाथ, एंड आप रियलाइज करोगे यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें वोल्गा रिवर की, तो ये कैस्पियन सी के अंदर। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जाम्बेजी रिवर की, तो जाम्बेजी रिवर और कहीं नहीं बल्कि इंडियन ओशन में ही आपको जाती हुई देखने को मिल जाती है। तो सारी चीजें आपको थोड़ी लोकेशन पर्सपेक्टिव से पता होंगी, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से टैकल कर पाओगे। साथ ही में ही मैंने आपको 2023 का एक और होमवर्क दिया था, जहां पर पूछा था स्तूपा के बारे में। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ओरिजिन, क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। देखो एक्चुअल में ना, अगर हम बात करते हैं, चाहे आपके ऋग्वेदा की बात कर लीजिए, आप अथर्ववेदा की बात कर लीजिए, इस तरह में बहुत सारी जगह पे स्तूपा का ऑलरेडी मेंशन हमें देखने को मिलता है। तो बुद्धा का स्तूपा का ओरिजिन बुद्धिज्म नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। स्तूपा के अंदर रेलिक्स आपको देखने को मिलते हैं, अवशेष वगैरह, ये तो हमने डिस्कस करा ही था। जैसे आपका सांची स्तूपा भी आपको देखने को मिलता है। अभी हमने जो केसरिया स्तूपा की बात करी, राइट। इसके अलावा जो बात कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके वोटिव या कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर, ये बात बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। तो सेकंड आपका ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पहला इनकरेक्ट था, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।